सोइल कंपोजिशन के बारे में हम डिटेल से जान चुके हैं, यानी कि मिट्टी में कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल होती है जिसके कारण पौधा ग्रो करता है, और वो चीज़ें हम लोग जान चुके हैं। अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सोइल का पार्ट फर्स्ट ज़रूर देख लीजिए, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज का वीडियो बिना देरी के शुरू करते हैं। बात करूं अगर मैं मिट्टी की बनावट की, तो मिट्टी की बनावट तीन तरीके से कंसीडर की जाती है। या तो वो सैंड होगी, रेतीली होगी, या फिर वो सिल्ट यानी कि गाद वाली होगी, या फिर वो क्ले यानी कि मृतिका वाली होगी। और एक चौथे प्रकार की बनावट होती है जिसमें तीनों आती है, और उसे लोमी मृदा यानी कि लोम मृदा कहा जाता है। दोस्तों, मिट्टी की बनावट उसमें उपस्थित जो पार्टिकल होते हैं उनकी साइज़ और उनके रेशियो के हिसाब से इसमें कंसीडर किया जाता है। जैसे कि बजरी मिट्टी होती है जिसमें 5 मिलीमीटर से भी छोटे आकार के कणों को कंसीडर किया जाता है, और बारीक बजरी में 2 से 5 मिलीमीटर के साइज़ के आकार के कणों को कंसीडर किया जाता है। और बिल्कुल बारीक बालू जो मिट्टी होती है उसमें 0.02 से 0.2 आकार के कणों को कंसीडर किया जाता है। और लास्ट में चिकनी मिट्टी आती है जो कि 0.002 से भी छोटे आकार के कणों को कंसीडर करते हैं। अब टाइप ऑफ सोइल के बारे में अगर मैं बात करूं तो मेजरली 7 टाइप्स इसमें कंसीडर किए गए हैं, जिसमें कि सबसे पहले बलुई मिट्टी आती है जिसमें कि 85% बालू मिट्टी होती है और 15% चिकनी मिट्टी होती है। और जो जीरोफिटिक प्लांट्स हम देखते हैं वो इसी मिट्टी में उगते हैं। दूसरे नंबर पर गाद मिट्टी आती है जिसमें कणों का आकार चिकनी मिट्टी और बलुई मिट्टी दोनों के बीच का होता है, और पौधों की वृद्धि के लिए यह मिट्टी बलुई मिट्टी की अपेक्षा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तीसरे नंबर पर दोस्तों चिकनी मिट्टी आती है जो कि लेस वाटर रिटेंशन कैपेसिटी वाली होती है, और इसमें 50% चिकनी मिट्टी होती है और 50% गाद मिट्टी होती है। चौथे नंबर पर अगर मैं बात करूँ तो दोमट मिट्टी आती है जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए मोस्ट फेवरेबल होती हैं, और इसमें बलुई मिट्टी, गाद मिट्टी और चिकनी मिट्टी तीनों के लक्षण पाए जाते हैं। पाँचवें नंबर की मिट्टी की अगर मैं बात करूं तो इसमें चूना या कलकेरियस मिट्टी आती है, और इसमें 90 से 100% कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और कुछ मात्रा में कैल्शियम ऑक्साइड पाया जाता है। और यहाँ पर उगने वाले प्लांट्स को कैल्सिकोल्स बोला जाता है। और ये मिट्टी चूना पत्थरों के डिग्रेडेशन यानी कि चूना पत्थरों के अपक्षय से बनती है। छठे नंबर पर ह्यूमस मिट्टी आती है जो कि हाईली क्वांटिटी में ऑर्गेनिक मैटर रखती है, और इसके पास सबसे ज़्यादा हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी पाई जाती है, यानी कि जल ग्रहण क्षमता ह्यूमस वाली मिट्टी की सबसे ज़्यादा होती है। सातवें नंबर पर अगर मैं बात करूं तो सातवें नंबर पर सेलाइन या फिर एल्केली मिट्टी आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में NaCl युक्त होती है, और क्योंकि ये लवणीय मिट्टी होती है तो यहाँ पर उगने वाले प्लांट्स को हेलोफाइट्स प्लांट कहते हैं, और इन प्लांट्स के पास न्यूमेटोफोर्स यानी कि श्वसन। अब आते हैं दोस्तों हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक सोइल एरोजन पर। थ्योरेटिकली अगर मैं आपको बताऊं तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ आउटर लेयर ऑफ लैंड इज कॉल्ड सोइल एरोजन। अब थ्योरेटिकली बड़ा आसान है, लेकिन हमें क्लियरली जानना चाहिए कि सोइल एरोजन होता क्या है। तो अगर भूमि की ऊपरी सतह का कहीं और जगह डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो हम उसे सोइल एरोजन कहते हैं। अब सोइल एरोजन 2 प्रकार का होता है, एक जियोलॉजिकल एरोजन और दूसरा एक्सेलरेट यानी कि त्वरित एरोजन। अब इनमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। जियोलॉजिकल एरोजन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि नेचुरली होती है और स्लो एक्टिंग प्रोसेस होती है जिसमें कि कोई हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता। लेकिन जो एक्सेलरेट एरोजन होता है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू ओरिजिन हुआ है, और इसमें इम्बैलेंस डेवलपमेंट होता है हमारी सोइल का, और काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। सोइल एरोजन की प्रोसेस भी काफ़ी सिंपल है। इसमें मिट्टी के जो पार्टिकल होते हैं वो आपस में ढीले होते हैं और फिर अलग हो जाते हैं, एंड देन उनका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। यही प्रोसेस सोइल एरोजन कहलाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार सोइल एरोजन का जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है वो कौन होता है। तो अगर मैं आपको मेजरली बताऊं तो इसके 4 रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। वैसे तो इसके कई सारे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं, लेकिन मेजरली जो 4 रिस्पॉन्सिबल फैक्टर आते हैं उनमें एक आता है क्लाइमेट यानी कि जलवायु, जिसमें कि वर्षा की मात्रा कितनी है, उसकी तीव्रता कितनी है, उनका टाइम पीरियड कितना है और कहाँ कहाँ होती है। ये काफ़ी ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट डालती है सोइल एरोजन के ऊपर। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो जियोग्राफी है, क्योंकि आप ज़्यादातर देखेंगे कि ढलान वाली जगहों पर सोइल एरोजन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारी नेचुरल फॉरेस्ट्री यानी कि प्राकृतिक वनस्पति आती है। हमारी प्राकृतिक वनस्पति मृदा को पकड़े रहने का काम करती है, लेकिन अगर वनस्पति घट जाती है तो उसे ऑटोमेटिकली हमारा सोइल एरोजन बढ़ने लगता है। चौथा और इम्पोर्टेंट कारक ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, क्योंकि हाल ही के समय में ह्यूमन एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग रही हैं, जिससे सोइल एरोजन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है।
चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि सोइल एरोजन के कितने प्रकार होते हैं। तो मेजरली इसके दो प्रकार होते हैं, एक वाटर एरोजन होता है और दूसरा वाइंड एरोजन। वाटर एरोजन जो कि जल के द्वारा होने वाला अपरदन होता है और दूसरा हवा के द्वारा होने वाला अपरदन वाइंड एरोजन कहलाता है। जल के द्वारा होने वाले एरोजन को अलग अलग स्टेजेस में बांटा गया है जो कि इसके अलग अलग स्तर को दर्शाता है। जैसे कि सबसे पहले नंबर पर वर्षा जल अपरदन यानी कि स्प्लैश एरोजन आता है जो कि छोटी छोटी नलियों के निर्माण के रूप में बनता है। और इसके दूसरा लेवल आता है शीट एरोजन जो कि परत निर्माण कहलाता है और इसमें नलियां थोड़ी बड़ी होने लगती है। तीसरे नंबर पर रील एरोजन आता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े चैनल्स बन जाते हैं। रील एरोजन के नेक्स्ट वाली स्टेप को गलीज एरोजन कहा जाता है और इसमें बड़ी अवनालिकाओं का निर्माण बन जाता है जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। पाँचवें नंबर पर जो स्टेज आती है उसको स्ट्रीम बैंक एरोजन कहा जाता है यानी कि धारा तट अपरदन, और इसमें काफ़ी बड़ी लंबी और गहरी खाइयों का निर्माण बन जाता है जो कि एरोजन के थ्रू होती है। छठे नंबर पर लैंडस्लाइड एरोजन होता है जो कि पर्वतीय इलाकों में ज़्यादा देखने को मिलता है। ये सारे जो अपरदन मैंने आपको बताए ये क्वांटिटी के अनुसार एक दूसरे से क्लासिफाई किए गए हैं। हो सकता है दोस्तों आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग स्टेजेस दिखे, लेकिन जो मेजर लेवल्स होते हैं वो यही है जो मैंने आपको इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि सोइल कंजर्वेशन की कौन कौन सी टेक्निक्स हम अपना सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।